हेलो फ्रेंड्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू गाइस। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कॉलेज लेक्चरर के पार्ट फर्स्ट में पहला टॉपिक है हमारा क्रिटिकल एप्रिशिएशन या डिस्कोर्स एनालिसिस, दोनों नाम कह सकते हैं। सिलेबस में हमारे लिखा हुआ है क्रिटिकल एप्रिशिएशन, ठीक है, ऑफ प्रोज और पोइट्री। प्रोज का या पोइट्री का क्रिटिकल एप्रिशिएशन करना। आपको एक प्रोज का कोई पार्ट देगा या कोई पोइट्री का कोई एक पार्ट देगा और उसका आपको क्रिटिकल एप्रिशिएशन करना पड़ेगा। आपको उसका डिस्कोर्स एनालिसिस करना पड़ेगा। उसको आप डिस्कोर्स एनालिसिस भी कह सकते हैं और क्रिटिकल एप्रिशिएशन भी कह सकते हैं। जैसे हम लोग आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रोज पे पढ़ेंगे कि आपको कोई प्रोज दे दिया तो उसमें आप क्रिटिकल एप्रिशिएशन कैसे करेंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस प्रोज का डायलेक्ट क्या है, उसकी क्या बोली है, उसका रजिस्टर क्या है, डोमेन क्या है, उसका मीडियम क्या है, ठीक है ना। वो स्पोकन इंग्लिश है कि वो रिटन इंग्लिश है, वो फॉर्मल इंग्लिश है कि वो इनफॉर्मल इंग्लिश में लिखा गया है। हमें उसका डोमेन देखना पड़ेगा, हमें उसका डायलेक्ट देखना पड़ेगा कि वो अमेरिकन इंग्लिश है कि ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर वो ब्रिटिश इंग्लिश है तो वो यॉर्कशायर की है, लिवरपूल की इंग्लिश है, लंदन वाली इंग्लिश है। वो एजुकेटेड लोगों की इंग्लिश है कि वो अनएजुकेटेड पीपल की इंग्लिश है। वो लिखने वाला कोई मेल है कि फीमेल है, वो यंगर एज वाले हैं कि ओल्डर एज वाले हैं। तो वो बोली कैसी है उनकी, उनकी ग्रामर क्या है, उसके अंदर उनका वोकेबलरी क्या है, उनका प्रोनंसिएशन क्या है। इन सब चीज़ों के ऊपर जो आप एनालिसिस करते हैं, जो एप्रिशिएशन करते हैं, क्रिटिकल एप्रिशिएशन करते हैं, वो टॉपिक हमारे सिलेबस में है। आप लोगों ने ये एमए प्रीवियस में भी ये सिलेबस में होता है कि आपको एक प्रोज या पोइट्री का कोई एक पोर्शन दे करके आपको उससे वो डिस्कोर्स एनालिसिस करवाता है, आपसे क्रिटिकल एप्रिशिएशन करवाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको टॉपिक क्या है ये समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स गो अहेड, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों हम लोग। ये जो आपका टॉपिक है डिस्कोर्स, तो ये डिस्कोर्स क्या चीज़ है देखिए आप। डिस्कोर्स की अगर हम बात करें तो डिस्कोर्स मीन्स कम्युनिकेशन। वॉट एवर यू स्पीक और वॉट एवर यू राइट इज नॉन एज डिस्कोर्स। जो कम्युनिकेशन आप करते हैं, चाहे वो स्पोकन में हो चाहे वो रिटन में हो, उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसको आप कहते हैं डिस्कोर्स। मतलब कहना, किसी चीज़ को कम्युनिकेट करना, एक्सप्रेस करना, टू एक्सप्रेस वन सेल्फ बाय राइटिंग और बाय स्पीकिंग or by writing a letter, by writing an application, in any way. If you express yourself, you use language, it is known as discourse. उस discourse का हमें analysis करना है, उसका critical appreciation करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, हम पहले इसको concentrate करते हैं प्रोज के ऊपर। प्रोज में हम लैंग्वेज देखेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, और फिर ना लेटर ऑन हम बात करेंगे पोइट्री के ऊपर। पोइट्री को कैसे एनालिसिस करना है, कैसे क्रिटिकल एप्रिशिएशन करना है, उसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं, लिटरेरी टर्म्स कौन सी उसमें यूज़ हुई हैं, ठीक है ना। तो वो सब पे बात करेंगे। तो उसके लिए फिर हम लोगों को लिटरेरी टर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए। तो ये हमारी क्लास में इस टॉपिक में होने वाला है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और लिटरेचर से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। तो बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। पहले हम बात करते हैं डिस्कोर्स पे, ठीक है। डिस्कोर्स पे, डिस्कोर्स एनालिसिस। व्हाट इज डिस्कोर्स? डिस्कोर्स क्या है ये देखिए आप। हाउ पीपल यूज लैंग्वेज, लोग लैंग्वेज को यूज कैसे करते हैं, कैसे वो स्पीक करते हैं, कैसे वो राइट करते हैं। हाउ पीपल यूज लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, वेदर इन डायलॉग, चाहे दो लोगों की बातचीत हो, चाहे मोनोलॉग खुद अकेला बोलने वाला हो, और इन रिटन टेक्स्ट, या जब लिख रहे हो, मोनोलॉग कर रहे हो, डायलॉग कर रहे हो, खुद बोल रहे हो, अपने आप से बात कर रहे हो या दूसरों से बात कर रहे हो, डायलॉग दो लोगों के बीच बातचीत चल रही है, या यू आर राइटिंग समथिंग इन रिटन टेक्स्ट। तो आप लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं उसे आप क्या कहते हैं? डिस्कोर्स कहते हैं। तो इसमें दोनों बातें आती हैं, रिटन भी आ जाता है और स्पोकन भी आ जाता है। द टर्म डिस्कोर्स अप्लाइज टू बोथ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। इसमें स्पोकन लैंग्वेज भी आ जाती है और इसमें रिटन लैंग्वेज भी आ जाती है, ठीक है ना। इसमें लिटरेरी लैंग्वेज भी आ जाती है, नॉन लिटरेरी लैंग्वेज भी आ जाती है। इट मीन्स इन फैक्ट टू एनी सैंपल ऑफ, कोई सा भी सैंपल ऑफ लैंग्वेज का, एनी सैंपल ऑफ लैंग्वेज यूज फॉर एनी पर्पज, इट इज नॉन एज डिस्कोर्स।
डिस्कोर्स मीन्स टू एक्सप्रेस योर सेल्फ बाय राइटिंग समथिंग और बाय स्पीकिंग समथिंग। एनी सैम्पल ऑफ लैंग्वेज, जो आप कोई सा भी लैंग्वेज यूज़ करते हो बोलने में, लिखने में, किसी भी पर्पज से जो लैंग्वेज करते हैं, चाहे वो लिटरेरी हो, नॉन लिटरेरी हो, स्पोकन हो, रिटन हो, उस लैंग्वेज के कम्युनिकेशन को आप लोग क्या कहते हैं? डिस्कोर्स कहते हैं। डिस्कोर्स का एनालिसिस हमें पढ़ना है। तो डिस्कोर्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, डिस्कोर्स एनालिसिस करना है हमको प्रोज का। अब हम बात करेंगे प्रोज की। हमें प्रोज भी पढ़ना है और बाद में हम लोग पोइट्री को भी स्टडी करेंगे। अभी हम प्रोज का क्रिटिकल एप्रिशिएशन, जो हमारा सिलेबस में टॉपिक है कॉलेज लेक्चरर में, वी आर टॉकिंग ऑन दैट क्रिटिकल एप्रिशिएशन और डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस ऑफ अ प्रोज डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। दो चीज़ों पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस प्रोज का एनालिसिस दो बातों पे कर सकते हैं। एक आप देखते हैं उसका डायलेक्ट क्या है और एक आप देखते हैं रजिस्टर क्या है। डायलेक्ट मीन्स जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो लैंग्वेज कैसी है, वो बोली कैसी है आपकी। वैरायटी अकॉर्डिंग टू यूज़र्स लैंग्वेज, आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसकी वैरायटी के अकॉर्डिंग देना, किस प्रकार की वैरायटी आपकी, किस प्रकार की लैंग्वेज है, वो डायलेक्ट है। और रजिस्टर मीन्स आप उसको यूज़ कैसे करते हैं, स्पोकन में कर रहे हैं, रिटन में कर रहे हैं, फॉर्मल कर रहे हैं, इनफॉर्मल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रजिस्टर मतलब वैरायटी अकॉर्डिंग टू यूज़, उसको यूज़ कैसे करना है। एक तो यूज़र की लैंग्वेज कैसी है, दैट इज़ डायलेक्ट, और उस लैंग्वेज को यूज़ कैसे करना है आप लोगों को, वो होता है रजिस्टर। तो प्रोज को अगर एनालिसिस करना है, क्रिटिकल एप्रिशिएशन करना है, तो आप दो बेसिस पे कर सकते हैं। एक तो उसका डायलेक्ट क्या है ये देखना पड़ता है आप लोगों को। जब आप एनालिसिस करेंगे तो उसका डायलेक्ट देखेंगे। डायलेक्ट मीन्स आप उसमें ये देखेंगे कि भाई किस एरिया की लैंग्वेज हो सकती है, कौन से एरिया से, रीजनल वैरायटी कहते हैं उसको हम लोग, किस रीजन से वो लैंग्वेज है, जो हमें बोलने से पता लग जाती है, हमारे ग्रामर कौन सी यूज़ कर रहे हैं उससे पता लग जाती है, हमारी वोकेबलरी हम कैसा यूज़ कर रहे हैं उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो रजिस्टर मतलब डायलेक्ट को। तो एक तो होता है रीजनल वैरायटी ऑफ यूज़र जो यूज़ कर रहा है उसकी रीजनल वैरायटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं डायलेक्ट को। एक कौन कर रहा है मीन्स उसका सेक्स क्या है, उसका वो मेल है कि फीमेल है, उसका एज क्या है, ओल्ड एज का है कि यंग एज का है, और इसके अलावा किस एरिया से वो बात कर रहा है, वो इसमें चीज़ देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। और एक हम देखते हैं वो एजुकेटेड है कि वो अनएजुकेटेड है, उसका सोशल क्लास क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है। तो जो हाई क्लास की जो जेंट्री जो लोग होते हैं उनका देखना आप थोड़ा स्टैंडर्ड इंग्लिश को यूज़ करेंगे, वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। जो थोड़े से ना अनएजुकेटेड पीपल होंगे, वर्किंग क्लास के लोग होंगे, वो नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज़ करेंगे। तो एजुकेशन का फ़र्क पड़ता है, एज का फ़र्क पड़ता है। जो ओल्डर एज के जो इंग्लिश पीपल होंगे वो पुरानी इंग्लिश यूज़ करेंगे, आरपी जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है वो उसको यूज़ करते हैं, उनके पुराने रूल्स को यूज़ करेंगे। जो यंगर जनरेशन है इंग्लैंड की, आप देखना वो अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा वो इन्फ्लुएंट है, तो वो वहाँ की लैंग्वेज का, वहाँ के वर्ड्स को अब यूज़ करने लगे हैं, वहाँ के प्रोनाउंसिएशन को अब यूज़ करने लगे हैं। तो एज का पता लग जाएगा, जैसे हाय, व्हाट्सअप, हे गाइस, ये ना थोड़े जो नए लोग हैं वो ज़्यादा यूज़ करेंगे और जो पुराने लोग हैं वो थोड़ा अलग टाइप की लैंग्वेज करेंगे। तो आपको पता लग जाएगा, डिस्कोर्स से आपको पता लग जाएगा कि भाई ये ओल्ड एज के हैं कि यंग एज वाले हैं। तो हमें एज से पता लग जाएगा, सेक्स से पता लग जाएगा। मतलब मेल अगर होगा तो देखना वो टैबू वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करेगा, नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ करेगा, वो ना बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोनाउंसिएशन यूज़ नहीं करेगा, वो कुछ चीज़ों को ऐसे वो ऑमिट कर देगा। लेकिन जो लेडीज़ होती हैं, जो विमेन होती हैं, दे आर क्लास कॉन्शस, वो क्लास कॉन्शस होती हैं, वो अपनी लैंग्वेज में ना बहुत अच्छे प्रोनाउंसिएशन यूज़ करेंगी, अच्छे स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज़ करेंगी, क्योंकि वो थोड़ा ना शो उनका होता है कि वो दे आर क्लास कॉन्शसनेस उनके अंदर होती है। तो वो इस वजह से ना थोड़ी अच्छी लैंग्वेज करेंगी। तो ये फ़र्क पड़ता है कि आपका एज क्या है, आपका सेक्स क्या है, आपकी एजुकेशन कैसी है, और आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, वेयर डू यू कम फ्रॉम। अगर कोई यॉर्कशायर का होगा बंदा तो उसकी इंग्लिश अलग होगी। इंग्लैंड में तो ये फ़र्क आता है, वहाँ अगर नॉर्थ इंग्लैंड के लोग हैं तो उनकी इंग्लिश अलग है। साउथर्न जो इंग्लैंड है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आसपास के जो लोग हैं, एजुकेटेड पीपल, उनका देखना एक अलग स्टैंडर्ड होगा, उनकी एक अलग लैंग्वेज होगी, वो स्टैंडर्ड इंग्लिश मानी जाती है। वो BBC जो न्यूज़ में आप जो इंग्लिश सुनते हैं वो लैंग्वेज मानी जाती है, वो क्वीन की लैंग्वेज मानी जाती है। तो ये सब हम लोग आज वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं
कि डिस्कोर्स एनालिसिस करना हो तो डायलेक्ट के बेस पे कैसे करेंगे और रजिस्टर्स को यूज़ कैसे करते हैं उसके बेस पे करेंगे। तो आज हमारा जो फोकस इस पे होगा वो हम लोग डायलेक्ट पे बात करेंगे। हमारा आज का पहला पॉइंट होगा डायलेक्ट, कि डायलेक्ट से आप कैसे आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन कर सकते हैं, कैसे आप लैंग्वेज को एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे आप डिस्कोर्स को एनालिसिस कर सकते हैं। डिस्कोर्स मीन्स लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वेदर इन स्पोकन और रिटर्न इन एनी सैम्पल ऑफ लैंग्वेज, ठीक है ना, उसे आप डिस्कोर्स करते हैं, उसका एनालिसिस करना सीख रहे। एनालिसिस दो यूज़ पे कर सकते हैं, यूज़र के लैंग्वेज यूज़ करने के तरीके पे जो डायलॉग बोलते हैं, और एक अकॉर्डिंग टू यूज़, वैरायटी अकॉर्डिंग टू यूज़, जिसको हम रजिस्टर बोलते हैं। तो हमारा आज फोकस होगा डायलेक्ट के ऊपर। ओके गाइस, डायलेक्ट पे हम बात करने वाले हैं कि किस तरह बोली को आप पहचान सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो वैरायटी अकॉर्डिंग टू यूजर्स लैंग्वेज, यूज़र के लैंग्वेज, जो यूज़र लैंग्वेज यूज़ करता है उसके अकॉर्डिंग जो वैरायटीज़ आती हैं। आप देखना, आप इंग्लैंड क्यों जाते हो, अपने इंडिया में देख लो आप, नॉर्थ इंडिया की अलग इंग्लिश होगी, साउथ इंडिया की इंग्लिश अलग होगी, ईस्ट इंडिया की इंग्लिश अलग होगी, वेस्ट इंडिया की इंग्लिश अलग होगी। हमारे यहाँ वेस्ट में भी अगर हम देखें तो राजस्थान की इंग्लिश अलग मिल जाएगी, गुजरात की इंग्लिश, क्या हिंदी हमारी यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, जो डायलेक्ट्स हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। राजस्थान की अलग होगी, गुजरात की अलग होगी, अपने महाराष्ट्र की अलग होगी, तो इन सब एरियाज़ की अलग अलग हो सकती हैं। इवन राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी जयपुर के लोगों की जयपुर के लोगों की लैंग्वेज अलग होगी। आप चले जाएं भरतपुर साइड में तो ब्रिज भाषा बोलेंगे, जयपुर साइड में ढूंढाड़ी आ जाएगी, नागौर साइड में आप मारवाड़ी मिलेगी आपको, बीकानेर साइड में वो थोड़ा पंजाब का टच आ जाएगा। तो सब एरियाज़ की डायलेक्ट्स क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। आप किस एरिया से आते हैं उससे आपकी डायलेक्ट चेंज हो जाती है। तो डायलेक्ट जैसे हमारे यहाँ इंडिया में, हमारे राजस्थान में हर जगह चेंज होती है, हर कुछ किलोमीटर के बाद लोग कहते हैं कि लैंग्वेज बदल जाती है, पानी और वानी बदल जाते हैं, इसी प्रकार ये कहानी इंग्लैंड में भी है। तो इंग्लिश को भी देख करके आप पहचान सकते हैं कि किस एरिया की डायलेक्ट होगी, ठीक है। तो लैंग्वेज यूज़ करने से पता चल जाता है, इसको डायलेक्ट कहते हैं। डायलेक्ट इज़ ऑफन यूज टू रिफ्लेक्ट रीजनल ऑरिजन, ये आपके रीजनल ऑरिजन को बताएगा, आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, आपका किस रीजन में ऑरिजन है, आप एक्चुअली किस एरिया से आते हैं, किस रीजन से आते हैं, वो आपके डायलेक्ट से पता चल जाता है। उस रीजन से आपका डायलेक्ट पता लगता है, डायलेक्ट से आपका रीजन का पता लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट, नए इंग्लैंड की जो डायलेक्ट होगी, हम चूँकि इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस अभी इंग्लैंड पे होना चाहिए। जो नई इंग्लैंड की जो डायलेक्ट है वो अलग होगी कॉकनी से। कॉकनी मतलब जो लंदन की जो लैंग्वेज है, लंदन शहर की जो लैंग्वेज है वो कॉकनी लैंग्वेज कहते हैं। कभी लिटरेचर पढ़ा होगा आपने, कॉकनी ग्रुप थे और सब चीज़ें थी। तो कॉकनी जो है लंदन की जो लैंग्वेज है वो अलग होगी नए इंग्लैंड के डायलेक्ट से। जो नया इंग्लैंड बस रहा है इधर उधर, उसकी लैंग्वेज अलग होगी और लंदन की लैंग्वेज आपको अलग मिलेगी। एंड मैनी मोर विद इन इंग्लैंड, इस प्रकार आपको ना इंग्लैंड में बहुत सारे एरियाज़ की अलग अलग, यॉर्कशायर, लंकाशायर, ये लंदन, सब अलग अलग एरियाज़ की लैंग्वेज आपको, नॉर्थ इंग्लैंड की अलग, साउथ इंग्लैंड की अलग, ठीक है। ए डायलेक्ट इज़ नॉट मीन इन्फीरियर टू एनी अदर डायलेक्ट, बट ये ध्यान रखना कि किसी एक डायलेक्ट को आप दूसरे डायलेक्ट से इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं बता सकते। डायलेक्ट डायलेक्ट होती है, वो आपके रीजन को रिप्रेजेंट करती है, आपके एरिया को रिप्रेजेंट करती है, और व्हाट रीजन यू बिलोंग टू, आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं वो उसको एक्सप्रेस करती है। तो किसी भी डायलेक्ट को आप दूसरी डायलेक्ट से इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं कह सकते। तो डायलेक्ट समझ में आ गया, कैसी बोली बोलते हो आप, कहाँ से बोलते हो, इसमें चार बातें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, डायलेक्ट डिपेंड्स ऑन राइटर्स और यूजर्स। डायलेक्ट डिपेंड करती है राइटर के या यूज़र के, किससे, रीजनल वेरिएशन। रीजन मतलब द प्लेस द यूज़र कम्स फ्रॉम, यूज़र कहाँ से आता है उस रीजन का फ़र्क पड़ेगा। तो रीजनल वैरायटी होगी एक, तो रीजनल वैरायटी। एक होता है आपका सोशल क्लास मेंबरशिप, आप किस सोसाइटी के किस लेवल से हैं, आप हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आप लो सोसाइटी से, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो वो जिस क्लास से आप है ना, आपका वहाँ का आपका एटिकेट्स, आपकी लैंग्वेज, आपका डायलेक्ट चेंज हो जाता है। जो हाई सोशल क्लास के हैं, जो हाई सोसाइटी के जो लोग हैं, उनका देखना थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगा, स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलेंगे। जो वर्किंग क्लास हैं, जो पुअर क्लास हैं, जो पीजेंट्री हैं, उनका लैंग्वेज अलग मिलेगा आप लोगों को। द एज ऑफ यूज़र, इसका बता रहा था मैं आपको, ओल्ड एज और यंग एज, इसका ये मीनिंग है। तो
जो पुराने जो इंग्लैंड के जो ट्रेडिशनल इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं उनकी इंग्लिश अलग मिलेगी आपको, जो नए लोग हैं उनकी इंग्लिश अलग मिल जाएगी। और द सेक्स ऑफ यूज़र, जो यूज़ कर रहा है लैंग्वेज उसका सेक्स क्या है, वो मेल है कि वो फीमेल है, इसके ऊपर भी लैंग्वेज डिपेंड करती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है डायलेक्ट जो है किस किस पे डिपेंड करती है, जो राइटर और यूज़र की जो रीजनल वेरिएशन किस एरिया से है, सोशल क्लास मेंबरशिप, उसका एजुकेशन क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, इस पर डिपेंड करता है। एज ऑफ यूज़र, उसकी एज क्या है, वो ओल्ड एज का है, यंग एज का है, उस पर डिपेंड करता है। और सेक्स क्या है उसका, मेल है कि फीमेल है, मैन है कि वुमन है। तो इनका ही बता देना, जो फीमेल होती है ना वो एग्जैगरेशन बहुत करती है, हाइपरबली का यूज़ करती है, बातों को बढ़ा चढ़ा करके बात करती है। आदमी जो बात होगी ना उसको भी वो थोड़ा सा अंडर स्टेटमेंट कर देगा, ओवर स्टेटमेंट की बजाय अंडर स्टेटमेंट कर देगा, टैबू वर्ड्स यूज़ करेगा, शॉर्ट वर्ड यूज़ करेगा। तो ये इससे पता लग जाएगा कि वो ना, जैसे हमारे इंडिया में होता है जो आदमी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ना एज ए अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जो वीमेन होती हैं जनरली वो इनको अवॉइड करती हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि उसकी डायलेक्ट क्या है। इन 4 पॉइंट्स हैं, इन पे डिपेंड करती है डायलेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनको एक एक करके देखते हैं हम लोग। पहले हम बात कर रहे हैं रीजनल वेरिएशन, किस एरिया से आप बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से लैंग्वेज चेंज होती है। देखिए रीजनल वेरिएशन की बात करें, वी कैन ऑफन टेल वेयर अ पर्सन कम्स फ्रॉम, एक आदमी कहाँ से है ये हम बता सकते हैं बाय द वे ही और शी स्पीक्स, वो बोलता कैसे है। अगर किसी जनरली किसी भी बंदे का अपना, किसी भी फेलो का, किसी भी पर्सन का आप उसका रीज़न बता सकते हैं कि वेयर ही कम्स फ्रॉम। कैसे बता सकते हैं आप, उसकी डायलेक्ट से, उसकी बोली से, उसकी लैंग्वेज कैसे बोलता है वो, बाय द वे ही और शी स्पीक्स, जैसे बोलेगा आपको पता लग जाएगा यार ये तो वहाँ का है। एम आई राइट और रॉन्ग, डू यू बिलीव दिस, कि आपको मेरे बोलने से पता लग जाए। वैसे कहते हैं कि जब आप बहुत अच्छी एजुकेशन ले लेते हो, आप अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़े होते हैं, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो उसके ना इंग्लिश बोलने से आपको ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो कहाँ का है। वो स्टैंडर्ड अगर इंग्लिश यूज़ करेगा, वो सही प्रोनाउंसिएशन यूज़ करेगा, IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट एसोसिएशन वाले जो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है, अगर आप उनको यूज़ करते हैं तो आपके डायलेक्ट को आप पहचान नहीं सकते। बट जनरली हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे बोलते हैं, उससे आपका एरिया पता लग जाएगा। वी कैन आइडेंटिफाई स्पीच ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी और ग्रामर। आप किसी के भी स्पीच को पहचान सकते हो, उसके रीज़न को। सबसे पहली चीज़ होती है इसमें प्रोनाउंसिएशन। जैसे वो बोलेगा ना, एज सुन एज समवन स्पीक्स यू कैन गैस, ओ ही इज़ फ्रॉम जोधपुर, he is from Jaipur, he is from Udaipur, he is from Bihar, he is from Bengal, he is from London. You can identify as soon as someone speaks, isn't it? ऐसा होता है। तो उसके प्रोनाउंसिएशन सबसे पहला इंपॉर्टेंट, तो उसके बोलते उसके प्रोनाउंसिएशन से पता लग जाएगा ये बंदा कहाँ का है। फिर थोड़ी वोकेबलरी यूज़ करेगा तो उससे पता लग जाएगा, उसकी ग्रामर से पता लग जाएगा, ठीक है ना। जो कम पढ़े लिखे लोग होंगे वो नॉन स्टैंडर्ड ग्रामर यूज़ करेंगे, जो अच्छे एजुकेटेड लोग होंगे, जो हाई सोसाइटी लोग होंगे, वो उनका अच्छा ग्रामर होगा। जो फीमेल है उनके प्रोनाउंसिएशन अच्छे मिलेंगे आपको मेल के बजाय। तो ये बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप ऐसे ना अंदाज़ लगा सकते हैं किसी के भी रीजनल वेरिएशन का, जैसे वो बोलता है उससे, उसकी प्रोनाउंसिएशन से, उसकी वोकैबुलरी से और उसकी ग्रामर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी बंदे की डायलेक्ट को, उसकी रीजनल वैरायटी को पहचानने का सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास जो मीन है वो है उसका प्रोनाउंसिएशन। फॉर एग्जांपल यॉर्कशायर के जो लोग होते हैं उनकी जो डायलेक्ट होती है ना, वह एक पहचान है कि ये जो नॉर्थन इंग्लैंड है, साउथर्न इंग्लैंड की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है। जो हम लोग जो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, हमने पूरे वर्ल्ड ने जो प्रोनाउंसिएशन रिसीव किए हैं ना, वो साउथर्न इंग्लैंड की हैं। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आसपास के जो हाईली एजुकेटेड पीपल हैं, वो लोग क्या इंग्लिश बोलते हैं, वो हम लोग उसको जो है स्टैंडर्ड इंग्लिश मानते हैं, उसको सही प्रोनाउंसिएशन मानते हैं। तो नॉर्थन इंग्लैंड जो डायलेक्ट है, जिसको यॉर्कशायर डायलेक्ट भी कहते हैं, इनके साथ एक प्रॉब्लम है। ये क्या करते हैं, PUT जिसे हम पुट कहते हैं, मैंने यहाँ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा है इसका, पुट, और PUTT
जिसको हम पट कहते हैं। साउथर्न इंग्लैंड के लोग इसे पट कहेंगे, इसे पुट कहेंगे। पुट यानी रखना, और पट जो होता है, ये गोल्फ जब गेम खेलते हैं तो गोल्फ गेम में क्या होता है फ्रेंड्स, जो बॉल होती है उसको ना हिट करके एक हॉल में डालना होता है। तो एक बार तो आप जोर से मार के और स्कूल के हॉल के नज़दीक ले जाते हैं, फिर जब बिल्कुल नज़दीक में जब वो होल आ गया और वो बॉल को उस होल में आपको डालना है, तो हल्का सा उस पर हिट करते हैं, हल्का सा हिट करते हैं उसके ऊपर। उस हल्के से हिट को आप कहते हैं पट। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं हम लोग, पट। PUT पुट होता है, बट PUTT पट होता है। तो सही प्रोनाउंसिएशन तो पुट और पट है, लेकिन जो यॉर्कशायर डायलेक्ट है ना, यहाँ पे इन दोनों को प्रोनाउंस अलाइक, इनको एक जैसा ही प्रोनाउंस किया जाता है। इसको भी पुट बोलते हैं वो, और इसको भी पुट बोलते हैं, जबकि सही में क्या होता है, ये पुट होता है और ये क्या होता है, पट होता है। बट इन द स्टैंडर्ड और साउथर्न डायलेक्ट इट इज़ डिफरेंट। दोनों में अलग अलग होता है। अलग अलग कैसे होता है, PUT तो पुट होता है और PUTT पट होता है, साउथर्न इंग्लैंड की जो इंग्लिश है या जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है। लेकिन जो यॉर्कशायर के लोग हैं, जो नॉर्थर्न इंग्लैंड जो इंग्लिश जो डायलेक्ट है, वहाँ पे इन दोनों को सेम प्रोनाउंस करते हैं। तो देखो, अगर कोई बंदा PUTT को भी पट के बजाय पुट कह रहा है, तो आप समझ जाओगे यार ये साउथर्न इंग्लैंड का तो नहीं है। ही मे बी फ्रॉम नॉर्थर्न इंग्लैंड, ही मे बी फ्रॉम यॉर्कशायर। आर यू गेटिंग द आइडिया, कि आप ना किसी के प्रोनाउंसिएशन से यू कैन गैस कि ये बंदा कहाँ का है। फिर देखिए आप वोकैबुलरी, वोकैब की बात करें हम लोग अगर, तो उससे पता चल जाता है। जैसे यॉर्कशायर के लोगों की बात करें, इनके डायलेक्ट में एक अलग वोकैबुलरी होती है। जैसे ये ना हैपन शब्द को यूज करते हैं परहैप्स के लिए। परहैप्स जिसका मतलब शायद होता है, इस शायद के लिए, परहैप्स के लिए ये परहैप्स यूज ना करके हैपन वर्ड यूज करते हैं यॉर्कशायर वाले। तो अगर कोई बंदा हैपन यूज कर रहा है इसके लिए, अपने परहैप्स के लिए, तो आप जस्ट तुरंत आप गैस लगा लेंगे कि यार ये हो ना हो ये कहाँ का है, यॉर्कशायर का है, क्योंकि ये यॉर्कशायर वाले इस वोकैबुलरी को यूज करते हैं परहैप्स के लिए हैपन को। तो आप ना वोकैब देख करके, आप प्रोनाउंसिएशन देख करके पहचान सकते हैं कि इंग्लैंड में भी ये नॉर्थर्न इंग्लैंड के लोग हैं, इंग्लैंड में भी ये यॉर्कशायर के लोग हैं। तो आप प्रोनाउंसिएशन से पहचान सकते हैं, उनकी वोकैबुलरी से पहचान सकते हैं, और ग्रामर से पहचान सकते हैं। ग्रामर भी जो यॉर्कशायर वाले होंगे ना, देखना आप, जैसे बी होता है, तो आपको ध्यान होगा ग्रामर में बी का सेकंड फॉर्म वॉज भी होता है, वर भी होता है। पता है आप लोगों को, बी का सेकंड फॉर्म वॉज भी होता है, बी का सेकंड फॉर्म वर भी होता है। लेकिन अब उसमें ध्यान होगा, वॉज तो होता है सिंगुलर के लिए और वर होता है प्लूरल के लिए। आई, ही, शी, इट, जितने भी सिंगुलर होते हैं तो वॉज यूज करते हैं, जितने भी प्लूरल होते हैं वर यूज करते हैं। लेकिन यॉर्कशायर वाले, नॉर्थर्न इंग्लैंड वाले फिर यहाँ नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज कर लेते हैं। वो ना कई बार क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ भी वर लगा देते हैं, प्लूरल के साथ भी वर लगा देते हैं, वो वर ही यूज करते हैं। तो आपने देखा ही के साथ वर लगा रहा है, ये साउथर्न इंग्लैंड का तो नहीं हो सकता। उसकी आपको ना रीजनल वैरायटी जस्ट पता चल जाएगी। तो ग्रामर से भी पता लगता है हम लोगों को। देखिए ग्रामर की बात करते हैं, कैसे पता लग जाएगा। फाइनली ऑन द लेवल ऑफ ग्रामर द डायलेक्ट हैज वर। इनके पास एक वर शब्द होता है, यॉर्कशायर की बात कर रहे हैं हम लोग। एज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब बी, बी के लिए केवल वर यूज करते हैं, जबकि होता वॉज भी है और होता वर भी है। बट जो यॉर्कशायर के लोग हैं, ये केवल बी का सेकंड फॉर्म क्या यूज करते हैं, वर ही यूज करते हैं। इन ऑल इट्स फॉर्म्स, सभी फॉर्म्स में, वेदर इट इज सिंगुलर और इट इज प्लूरल, हर फॉर्म में ये वर ही यूज करते हैं। सो दैट फॉर एग्जाम्पल ही वर, जैसे कि ही के साथ वर लगा दिया, जबकि हम लोग क्या जानते हैं कि भाई ही के साथ तो क्या यूज होना चाहिए, वॉज। लेकिन अगर वो ही के साथ वर लगा रहे हैं तो इट मीन साउथर्न इंग्लैंड के तो नहीं है, वो यॉर्कशायर के, नॉर्थर्न इंग्लैंड के हो सकते हैं। कॉमनली हर्ड इंस्टेड ऑफ ही वॉज की बजाय ये लोग ही वर बोलते हुए आपको सुनाई देंगे। सो डायलेक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड, इसलिए डायलेक्ट को आप पहचान सकते हैं ऑन द लेवल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। इन तीन चीज़ों के लेवल पे, उनके प्रोनाउंसिएशन से आप डायलेक्ट पहचान जाओगे, रीजनल वैरायटी आ जाएगी आपके सामने, वोकैबुलरी से आ जाएगी और ग्रामर से भी आ जाएगी। ठीक है ना।
रीजनल वेरिएशन सीम्स टू बी रियलाइज प्रीडोमिनेंटली। इनमें से जो रीजनल वेरिएशन है ना, ये आपको ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली पता चलेगा फोनोलॉजी से। फोनोलॉजी मतलब उनके साउंड से ही पता लग जाएगा, प्रोनाउंसिएशन से पता लग जाएगा कि ये बोल क्या रहे हैं। आपको उनकी फोनोलॉजी से पता लग जाएगा, बोलने से पता लग जाएगा। वी जनरली रिकॉग्नाइज अ डिफरेंट डायलेक्ट फ्रॉम स्पीकर्स प्रोनाउंसिएशन। स्पीकर के प्रोनाउंसिएशन से तुरंत आप जो है डिफरेंशिएट कर लोगे, डिफरेंट डायलेक्ट का पता लगा लोगे, बिफोर वी नोटिस दैट हिज वोकेबलरी और ग्रामर इज ऑल्सो डिस्टिंक्टिव। बाद में पता लगेगा कि यार इनकी तो ग्रामर भी अलग है, वोकैब भी अलग है, उनसे तो आपको डिफरेंस बाद में पता लगेगा। आपको सबसे पहले डिफरेंस पता चल जाएगा किसी के प्रोनाउंसिएशन से। तो ये हो गया हमारा रीजनल वैरायटी। रीजनल वैरायटी का पता लगेगा आपको किसी भी पर्सन के कि वो कहाँ से है, उसका प्लेस क्या है। रीजनल वैरायटी मतलब उसका किस एरिया से है। अब उस एरिया का पता कैसे लगाओगे आप? उस बंदे के बोलने के प्रोनाउंसिएशन से, उसके वो वर्ड्स कैसे यूज़ कर रहा है, लेक्सिकल मतलब किन परिस्थितियों में कौन सा वर्ड यूज़ करता है वो। क्या वो परहैप्स के लिए हैपन वर्ड यूज़ कर रहा है, यस कर रहा है, तो वो यॉर्कशायर का है। उसके प्रोनाउंसिएशन से अगर वो पुट और पट को पुट ही बोलता है तो समझ जाओ कि वो यॉर्कशायर का है। और उसकी ग्रामर से अगर वो ही के साथ में वॉज की बजाय वर यूज़ कर रहा है, समझ जाओ यॉर्कशायर का है। तो किसी भी बंदे का रीजनल वैरायटी का पता लगा सकते हैं उसके प्रोनाउंसिएशन से, उसके वोकैब से और उसके ग्रामर से। ओके गाइज, अब देखते हैं हम लोग आगे नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंग्लिश। रीजन की बात करें ना तो इंग्लैंड में तो अलग अलग देख ही लिया आपने, वर्ल्ड में भी इंग्लिश ना पूरी दुनिया में बोली जाती है। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, बट फिर भी इस पूरी इंग्लिश को ना हम लोग मोटे तौर पर दो नेशंस में बांटते हैं। एक इंग्लिश जो इंग्लैंड के बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश। एक इंग्लिश जो अमेरिकन्स बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश। तो इंग्लिश को नेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। इनके भी ना वोकैब से, इनके ग्रामर से, इनके प्रोनाउंसिएशन से आप पहचान जाएंगे कि ब्रिटिश इंग्लिश है कि ये अमेरिकन इंग्लिश है। जैसे मैं आप सिंपल एग्जांपल देता हूँ प्रोनाउंसिएशन का। दोस्तों आपको पता होगा कि जो ब्रिटिश इंग्लिश है ना, वो आर के बाद जब कॉन्सोनेंट होता है तो ये लोग ना आर को साइलेंट कर देते हैं। जब आर के बाद कॉन्सोनेंट होता है तो लोग क्या करते हैं, आर को साइलेंट कर देते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश वाले। अमेरिकन्स ऐसा नहीं करते हैं, वो आर के बाद कॉन्सोनेंट हो तब भी वो आर को बोलते हैं, वोवल हो तब भी बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ब्रिटिश बोलेगा ARMY को आर्मी, लेकिन अमेरिकन क्या बोलेगा, आर्मी। ब्रिटिश बोलेगा गर्ल, अमेरिकन बोलेगा गर्ल। प्रोनाउंसिएशन पता लग जाएगा आपको। जैसे ब्रिटिश बोलेगा आइदर, अमेरिकन बोलेगा ईदर। हालांकि आजकल ब्रिटिश लोग भी ईदर बोलने लगे हैं, यंग जनरेशन वाले, बट अगर देखा जाए साउथर्न इंग्लैंड की देखें हम लोग, जो वहाँ का रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात करें ब्रिटेन की, तो वो लोग आइदर बोलते हैं, जबकि अमेरिकन ईदर बोलते हैं। ब्रिटिश लोग नाइदर बोलते हैं और अमेरिकन नीदर बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं, ब्रिटिश जो बोलते हैं इस वर्ड को वो बोलते हैं सज्यूल, जबकि अमेरिकन बोलेगा स्केड्यूल। तो सज्यूल, स्केड्यूल, हमारे इंडियन लोग इसको शेड्यूल बोल देते हैं। तो अलग अलग जगह की अलग अलग इंग्लिश है, उसे पता चल जाता है। तो ये नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। प्रोनाउंसिएशन पता लग गया आप लोगों को। इसके अलावा देखो ग्रामर से पता लग जाएगा। जो ब्रिटिश लोग हैं वो गेट की सेकंड फॉर्म गॉट और थर्ड फॉर्म गॉट करते हैं, गेट गॉट। अमेरिकन बात करें तो गेट गॉट सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म हो गई, लेकिन थर्ड फॉर्म में वो गॉट भी करते हैं और गॉटन भी करते हैं। अंतर है, डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस देखो आप, अभी हम लोग पढ़ भी लेंगे बट एक बार सुन लीजिए, सुनने की ज़्यादा बात है। ब्रिटिश लोग जो होते हैं वन जो जनरल प्रोनाउन होता है, वन के लिए जब कोई दूसरे प्रोनाउन की फॉर्म यूज़ करनी हो तो वन का ही फैमिली के मेंबर यूज़ करते हैं, वन के ही फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे वन सब्जेक्ट होगा उनके लिए, वन ही ऑब्जेक्ट होगा, और वन का पॉजेसिव फॉर्म वंस यूज़ करेंगे और वन सेल्फ करेंगे, उसका रिफ्लेक्सिव वन, वंस, वन सेल्फ। बट अमेरिकन की बात करें ना तो ये वन के लिए बाद में जब कभी दूसरा कोई प्रोनाउन यूज़ करना होता है ना वन के साथ में,
तो वो ही हिज ऐसे यूज़ कर लेते हैं, वन के लिए वो हिज यूज़ कर लेते हैं। ब्रिटिश लोग वन के लिए वंस यूज़ करेंगे और वो हिज यूज़ कर लेंगे, ही यूज़ कर लेंगे। ऐसे जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, कमिटी, काउंसिल, क्रू, जूरी, ब्रिटिश इंग्लिश में क्या है, हमारे जो पुरानी ट्रेडिशनल इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें क्या है कि कमिटी ना अपने साथ में सिंगुलर वर्ब भी ले सकती है, प्लूरल वर्ब भी ले सकती है। अगर कमिटी यूनानिमस है, एक मत है, किसी बात पर टिकी हुई है, उनके मेंबर्स को एक यूनिट के रूप में देखते हैं, आप लोग सबको एक यूनिट के रूप में देखते हैं, तो सिंगुलर वर्ब लेती है। और वही कमिटी और आप डिवाइड कर दें, अलग अलग भागों में बांट दें, डिवाइड कर दें, तो फिर उसके साथ में प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन जो अमेरिकन्स हैं वो कमिटी के साथ जनरली सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग फ़र्क है। लेस्ट के साथ हम लोग ब्रिटिश लोग शुड यूज़ करते हैं, अमेरिकन्स जरूरी नहीं ऐसा यूज़ करें। तो कई जगह ग्रामर में अंतर है, कई जगह वॉकैब में डिफरेंस है, कई जगह प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। ऐसा केवल इंग्लैंड के अंदर नहीं है, पूरी दुनिया में भी ऐसे देशों के बीच में है। तो हम वो बात करने वाले हैं यहाँ पे। देखिए, नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश को नेशनल स्टैंडर्ड्स पे देखें तो दो पार्ट हैं, कौन कौन से? देर आर टू नेशनल स्टैंडर्ड्स that are overwhelmingly predominant both in the number of distinctive uses and in the degree to which these distinctions are institutionalized. इन दो भागों को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। एक इंस्टीट्यूशन हो गया ब्रिटिश, एक इंस्टीट्यूशन हो गया अमेरिकन। अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखिए आप, अमेरिकन इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश को शॉर्ट में हम लोग AME लिख सकते हैं। AM मीन्स अमेरिकन, E मीन्स इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश की बात करेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश। ये दो वर्ड अब याद रखना आप लोग, ठीक है ना। अमेरिकन इंग्लिश हैज़ टू पास्ट पार्टिसिपल फॉर गेट। अमेरिकन इंग्लिश में गेट के लिए दो पास्ट पार्टिसिपल है, गॉट और गॉटन। एक तो गॉट होता है और एक क्या होता है, गॉटन होता है, गॉट और गॉटन, ठीक है ना। ब्रिटिश में ऐसा नहीं है, बट ब्रिटिश इंग्लिश हैज़ ओनली वन गॉट। वहाँ गेट का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म। ब्रिटिश इंग्लिश में एक ही होता है गॉट, बट अमेरिकन इंग्लिश में गॉट भी कहते हैं और गॉटन भी कहते हैं, ठीक है ना। इन ब्रिटिश इंग्लिश द इनडेफिनेट प्रोनाउन वन, ये बात कर रहा था मैं, वन जो है इज रिपीटेड इन को रेफरेंस। को रेफरेंस में रिपीट होगा, मतलब वन के लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो यूज होंगे, वन, वंस, वन सेल्फ, यही फैमिली के मेंबर आएंगे, उससे जो जुड़े हुए हैं, जो को रेफरेंस है ब्रिटिश इंग्लिश में। वेयरएज जबकि जो अमेरिकन इंग्लिश है यूजेज ही, वो ही यूज करेगी। वन कैन नॉट सक्सीड एट दिस, एक व्यक्ति सफल नहीं हो सकता अनलेस वन। अब देखो, वन का को रेफरेंस में यहां वन ही यूज कर लिया, वन के लिए वन ही यूज कर लिया, इट मीन्स ये ब्रिटिश इंग्लिश है। और इस वन के लिए अगर हम ही यूज कर लेते हैं, अगर ही यूज कर लेते हैं, ही ट्राइज हार्ड, एक व्यक्ति सफल नहीं हो सकता जब तक कि वो ट्राई नहीं करेगा, तो ही यूज कर लिया, इसका मतलब वो अमेरिकन इंग्लिश है। वन के लिए वन की फैमिली के मेंबर यूज करें, वन, वंस, वन सेल्फ, तो ब्रिटिश इंग्लिश है। वन इज रिपीटेड इन को रेफरेंस इन ब्रिटिश इंग्लिश, जबकि अमेरिकन में इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ही यूज करते हैं। तो अगर वो ही यूज कर रहा है तो फिर वो अमेरिकन इंग्लिश है, वन के लिए बात है। गेट का गॉट और गोटन दोनों थर्ड फॉर्म होती है तो अमेरिकन इंग्लिश है, गॉट, गेट का थर्ड फॉर्म गोट ही होता है तो ब्रिटिश इंग्लिश है। ये दो अंतर समझ में आ गया आप लोगों को। आगे देखिए, विद अ सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं सिंगुलर, कमिटी, इसका प्लूरल कमिटीज होता है, तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो गए। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन कमिटी, काउंसिल, जूरी, फैमिली, गवर्नमेंट। इनके साथ ना ब्रिटिश इंग्लिश में सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं वर्ब और प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। जबकि अमेरिकन इंग्लिश में सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होती है, ये भी एक अंतर है। ब्रिटिश इंग्लिश में के लिए सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। कमिटी अगर डिवाइडेड है, अलग अलग मेंबर में बटी हुई है, कॉन्फ्लिक्ट विवाद है, ठीक है ना, डिवाइडेड है, तो प्लूरल वर्ब आएगी। अगर कमिटी किसी एक मुद्दे पर यूनिट के रूप में काम कर रही है, वो यूनानिमस है, डिवाइडेड नहीं है, उनको आप एक मत के रूप में देख रहे हैं, एक इकाई के रूप में देख रहे हैं, यूनिट के रूप में देख रहे हैं, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। तो देखो ये अंतर है। ब्रिटिश इंग्लिश इनके साथ में सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब ले सकती है इन कलेक्टिव नाउन के साथ में, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ में, जबकि जो अमेरिकन इंग्लिश है इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लेती है। तो ये एक डिफरेंस है। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें, द गवर्नमेंट इज़ और आर
इस भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस। तो इस भी आ सकता है, आर भी। अगर आर आ रहा है कहीं पे कमिटी के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में, तो आप समझ जाओ यार ब्रिटिश इंग्लिश होगी, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करता हो, चाहे वो डिवाइडेड हो चाहे डिवाइडेड नहीं हो। तो यहाँ तो भाई इकोनॉमिक सैंक्शन के पक्ष में है। अगर वो सब एक मत हैं तो इस पक्ष में है, ज़्यादातर पक्ष में है, कुछ पक्ष में नहीं है, तो आर भी यूज़ कर सकते हैं, बटे हुए हैं, इसका मतलब ये है। ऐसे देखना है। ग्रामर का एक पॉइंट और देखिए आप, आई इंसिस्टेड दैट, मैंने जोर दिया दैट ही शुड टेक। अगर शुड लगा रहे हो इंसिस्ट वर्ब के साथ, दैट अगर यूज़ हो रहा है और फिर आप शुड लगाते हो, जो आपको मैंने मॉडल्स में पढ़ाया था कि रिक्वेस्ट, इंसिस्ट, रिकमेंड, इनके बाद दैट से जोड़ रखा हो, तो पुरानी इंग्लिश, ट्रेडिशनल इंग्लिश कहती है, खासकर ब्रिटिश इंग्लिश, कि शुड यूज़ होना चाहिए। तो शुड टेक कर रहे हो तो ब्रिटिश इंग्लिश है, और शुड नहीं लगा रहे हो, केवल टेक यूज़ कर रहे हो, तो अमेरिकन इंग्लिश है। अगर शुड टेक है तो वो ब्रिटिश इंग्लिश है, केवल टेक है तो फिर वो अमेरिकन इंग्लिश है। ओके गाइस, तो ये कुछ फ़र्क है, ये अंतर है। एक अंतर शुड टेक, टेक वाला हो गया, एक ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन वाला हो गया, एक ही वन के साथ ब्रिटिश लोग तो सारा उनके ही फैमिली के मेंबर यूज़ करते हैं, अमेरिकन होते हैं उनके लिए साथ में ही यूज़ कर लेते हैं। एक आपने थोड़ी देर पहले देखा ही था, कौन सा, देखिए, ये था कि एक जो अमेरिकन इंग्लिश रहती है वो गेट के लिए गॉट और गॉटन दोनों वर्ब यूज़ करती है, जबकि हमारी जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो केवल क्या यूज़ करती है, यहाँ पे गॉट यूज़ करती है। समझ आ रहा पॉइंट आपको? ओके, और देखिए आप, कुछ वॉकैब से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। वॉकेबलरी भी अलग अलग है, ब्रिटिश इंग्लिश की अलग है और अमेरिकन इंग्लिश की अलग है। जैसे देखना आप, ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं रेलवे, जो रेल लाइन होती है उनके लिए रेलवे कहते हैं, और अगर आप अमेरिकन की बात करें तो रेल रोड कहते हैं। वो रेलवे कहते हैं, ये रेल रोड कहते हैं। वो टिन का जो डिब्बा होता है, टिन टिन कहते हैं, और अमेरिकन को कैन कहते हैं। ठीक है, कैन ले आना, एक कोल्ड ड्रिंक का कैन, वो टिन बोलते थे उसको, टिन डब्बा। ये कैन डब्बा जो होता है, ठीक है ना, तो कैन और वो टिन बोलते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश वाले पेट्रोल बोलते हैं, पेट्रोल, ये बोलते हैं उसको गैसोलिन या गैस, गैसोलिन या गैस कहेंगे। अमेरिकन को गैसोलिन कहेंगे, गैस पंप बोलते हैं वो गैसोलिन कहते हैं, ब्रिटिश लोग पेट्रोल कहते हैं। ये पुलिसमैन कहेंगे, इसको कॉप या कॉप्स कहेंगे, हे कॉप, कॉल द कॉप, ये पुलिस वाले को कॉप कहते हैं, वो पुलिसमैन या पुलिसमैन कहते हैं। ये लिफ्ट कहते हैं, जो हमें ऊपर लेके जाती है बिल्डिंग्स में, जो आपको 4th 5th फ्लोर पे लेके जाएगी, इसको ये लोग लिफ्ट कहते हैं ब्रिटिश लोग, और अमेरिकन को एलिवेटर कहते हैं, एलिवेटर कहेंगे। ये जो कार की डिग्गी होती है पीछे, उसको ब्रिटिश लोग बूट कहते हैं, बूट, अमेरिकन ट्रंक कहते हैं, उसको ट्रंक कहेंगे। ये लोग रबर कहते हैं ब्रिटिश लोग, जो मिटाते हैं हम लोग पेंसिल के लिखे गए को मिटाना, रबर, जबकि ये उसको इरेज़र कहते हैं। आपने सुना होगा आजकल लोग इरेज़र भी बोलते हैं, एक्चुअली इरेज़र अमेरिकन वर्ड है, और जो रबर है वो ब्रिटिश वर्ड है। एक आपने सुना होगा, जैसे यहाँ देखो ड्राइंग पिन दे रखा है, जो नहीं होता नोटिस बोर्ड पे कोई ड्राइंग, कोई नोटिस आपको लगाना है, तो उस पर जो पिन लगाते हैं, उस ड्राइंग को नोट चिपकाने जो पिन लगाते हैं, उनको ड्राइंग पिन कहते हैं। जबकि अमेरिकन को थंब टैग कहते हैं, थंब टैग। अच्छा, एक वर्ड और देखो आप, ब्रिटिश लोग बोलेंगे टैक्सी, टैक्सी बोलेंगे, जबकि अमेरिकन बोलेंगे उसको कैब। क्या बोलेंगे उसको? कैब। ब्रिटिश बोलेंगे टैक्सी और अमेरिकन बोलेंगे उसको कैब। तो ये कुछ फ़र्क है, समझ रहे हैं आप, लैंग्वेज के फ़र्क हैं ये। तो ये कुछ वोकैब में डिफरेंसेस हैं। और देखिए कुछ वर्ड इस प्रकार के, ब्रिटिश लोग के यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश में पब्लिक स्कूल का मतलब होता है जिस स्कूल में फ़ी दी जाती है। फीस दे करके जो महंगे स्कूल होते हैं उनको आप पब्लिक स्कूल कहते हैं। जैसे हमारे इंडिया में भी दिल्ली पब्लिक स्कूल, अपने अजमेर में जो मेयो पब्लिक स्कूल, पब्लिक मतलब मोटा पैसा खर्च के बड़ी फीस दे करके आप बच्चों जो पढ़ाते हैं तो उसको पब्लिक स्कूल कहते हैं। लेकिन अमेरिका में पब्लिक स्कूल अब जनता की स्कूल, सरकारी स्कूल जो पब्लिक फंड से जो पढ़ाया जाता है, जहाँ पर पब्लिक फंड से पैसे से गवर्नमेंट के पैसे को मेंटेन किया जाता है, यहाँ तो फ़ी पेइंग स्कूल होती है। जबकि अगर हम बात करें अमेरिकन इंग्लिश की, तो पब्लिक स्कूल में होता है स्कूल मेंटेन बाय पब्लिक फंड्स, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल को लोग पब्लिक स्कूल कहते हैं अमेरिकन। ऐसे देखना आप, नल को ब्रिटिश इंग्लिश में टैप कहते हैं
और अमेरिकन्स को फॉसेट कहते हैं। मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है यहाँ पे, फॉसेट कहेंगे उसको। फॉसेट एक नल, पानी के फ्लो को रोकने के लिए जो होता है उसको ये लोग क्या कहते हैं, फॉसेट कहते हैं। भाई जो नल होता है ना, टैप, ब्रिटिश टैप बोलेंगे, अमेरिकन उसको फॉसेट कहेंगे। ऐसे देखो, पतझड़ को ब्रिटिश लोग बोलेंगे ऑटम, ऑटम, जबकि अमेरिकन उसको कहेंगे फॉल, ऑटम और फॉल। ज्वेलरी की स्पेलिंग देखना आप, ब्रिटिश इंग्लिश में ज्वेलरी की स्पेलिंग में डबल एल आएगा, JEWELLERY। यहाँ डबल एल की जगह एक ही आर आएगा, एक ही एल आएगा, यहाँ डबल एल आएंगे। ठीक है ना, ये फ़र्क है। अगर हम बात करें ब्रिटिश इंग्लिश की तो कलर की स्पेलिंग में OUR आएगा, जबकि यहाँ कलर की स्पेलिंग में ORE आएगा। ठीक है ना, OR आएगा। यहाँ बात करें वही सेम बिहेवियर में OUR आएगा, यहाँ बिहेवियर में केवल क्या आएगा, OR आएगा। ये डिफरेंसेस होते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में। ये लोग सेंटर में RE लिखते हैं, R पहले लिखेंगे, E बाद में लिखेंगे। जबकि अगर हम बात करें इनकी अमेरिकन्स की तो ये ER लिखते हैं, ER लिखते हैं। ये लेवल्ड की स्पेलिंग में डबल एल लगाएंगे ब्रिटिश इंग्लिश वाले, अमेरिकन इंग्लिश वाले उसमें एक ही एल लगाएंगे। ठीक है ना, तो ये डिफरेंसेस हैं ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन में। वोकेबलरी में भी हैं, प्रोनाउंसिएशन में भी हैं, ग्रामर में भी हैं। अभी हमने ग्रामर में पढ़ा, अब ये वोकेबलरी में आ गया। अब थोड़ा सा इसको हम लोग और आगे देखते हैं। देखिए, स्कूल इन आई एम गोइंग टू स्कूल इंक्लूड्स कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इन अमेरिकन इंग्लिश बट एक्सक्लूड्स देम इन ब्रिटिश इंग्लिश। अगर आप बोल रहे हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो जहाँ ये स्कूल वर्ड है ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, अमेरिका में तो स्कूल का मतलब कॉलेज भी है, स्कूल भी है, यूनिवर्सिटीज़ भी है। स्कूल मतलब सब है, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, अमेरिकन इंग्लिश में। ब्रिटिश इंग्लिश में स्कूल मतलब स्कूल है, इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी इंक्लूड नहीं होते, वो एक्सक्लूड होते हैं। एक्सक्लूड्स देम इन ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश में स्कूल का मतलब स्कूल है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं होता। अमेरिकन इंग्लिश में स्कूल में कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी इंक्लूड हो जाते हैं। और देखिए फ्लोर्स, ये देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फ्लोर जो होता है ना, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में अलग है, अमेरिकन इंग्लिश में अलग है। कैसे? ब्रिटिश इंग्लिश वाले जो है ना, वो ग्राउंड फ्लोर को ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, और फिर जो उसके बाद जो ऊपर जो फ्लोर आता है उसको फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। ग्राउंड फ्लोर होगा ब्रिटिश इंग्लिश में, पहले नीचे से नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर, फिर उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, फिर उसके ऊपर सेकंड फ्लोर। बट अमेरिकन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। दे स्टार्ट देयर नंबरिंग फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर। वो अपनी नंबरिंग ग्राउंड फ्लोर शुरू कर देते हैं। ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। वो ग्राउंड फ्लोर को ही अमेरिकन क्या बोलते हैं, फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है। फ्लोर्स आर नंबर्ड फ्रॉम ग्राउंड लेवल इन अमेरिकन इंग्लिश। फ्लोर को ग्राउंड लेवल से ही अमेरिकन इंग्लिश में काउंट करना शुरू कर देते हैं, नंबर करना शुरू कर देते हैं। सो द फर्स्ट फ्लोर इज जनरली लेवल विद द ग्राउंड, इसलिए अमेरिकन इंग्लिश में फर्स्ट फ्लोर उनका ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर कहते हैं। बट इन ब्रिटिश इंग्लिश इट इज अबव द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाला जो फ्लोर होता है वो फर्स्ट फ्लोर होता है। जैसे आपका ज़मीन पे जो फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर, वो आपका ग्राउंड फ्लोर होगा ब्रिटिश इंग्लिश में, और उसके ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर होगा, फिर सेकंड फ्लोर होगा। अमेरिकन जो होते हैं ग्राउंड फ्लोर को ही फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। ये डिफरेंसेस हैं, ये रीजनल वेराइटीज़ हैं जो आपको इंग्लिश बोलने से, यूज़ करने से पता लग जाएगी। और देखिए शॉप, ब्रिटिश इंग्लिश में जो शॉप है ब्रिटिश इंग्लिश में इज यूज इन अमेरिकन फॉर स्मॉल एंड, भाई ब्रिटिश इंग्लिश में शॉप मतलब शॉप, दुकान, बट शॉप वर्ड को एक्चुअली अमेरिकन इंग्लिश स्टोर वर्ड भी यूज करते हैं। तो उनके लिए स्टोर वर्ड अलग है और शॉप वर्ड अलग है। मैं आपको समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें, पहले आप मेरी बात को सुन लीजिए। अमेरिका में आप जाएंगे ना तो शॉप का मतलब उनका होता है छोटी सी दुकान, किसी पर्टिकुलर काम के लिए कोई दुकान जो होती है, छोटी सी जो दुकान होती है उसको ना वो शॉप कहते हैं, और बड़ी दुकानों को जनरली वो स्टोर कहते हैं। छोटी शॉप को जो पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए बनी है उसको, जैसे बार्बर शॉप, शू मेकर शॉप, छोटी दुकानों को वो शॉप कहते हैं, बड़ी को स्टोर कहते हैं। हाँ, अमेरिकन में एक बात और है कि कोई ऐसी दुकान जो ना बहुत एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, कोई बहुत शानदार इस्टेब्लिशमेंट है, बहुत अच्छे ढंग से बनाई गई है, उसको भी ना कई बार वो शॉप कह देते हैं,
क्लोथिंग शॉप, जो अच्छे अच्छे कपड़े वहाँ बुटीक टाइप पर लगाए गए हैं, ज्वेलरी शॉप, तो वो लोग यूज़ कर लेते हैं सभी। या तो कोई बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से बनाई गई या वो स्टैंडर्ड से बनाई गई या ढोंग कर रही है, तो वो नाम बताने के लिए ना वो थोड़ा शॉप यूज़ कर लेते हैं। छोटी दुकानों के लिए अमेरिका में शॉप यूज़ करते हैं, और कोई बहुत इस्टेब्लिशमेंट अच्छी उसको उसके लिए प्रेस्टीज के लिए बनाई गई है, उसके लिए वो शॉप वर्ड यूज़ कर लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश में जो शॉप वर्ड है, जिसके लिए अमेरिकन स्टोर वर्ड यूज़ करते हैं एक्चुअली में, अब इस शॉप वर्ड को जो अमेरिकन है एक स्मॉल और स्पेशलाइज्ड स्टोर के लिए यूज़ कर लेते हैं। छोटे स्टोर के लिए, स्पेशलाइज्ड स्टोर के लिए वो लोग शॉप यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, बार्बर शॉप, shoe repair shop, sometimes for a high class establishment or one that has pretensions। जो हाई क्लास जो इस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं उनके लिए, या जो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, उनके लिए भी ये यूज़ कर लेते हैं शॉप। क्लोथिंग शॉप या स्टोर भी कह देते हैं, ज्वेलरी शॉप है ना, ज्वेलरी स्टॉप, ऐसे वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वाली बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि अमेरिकन इंग्लिश अलग है और ब्रिटिश इंग्लिश अलग है। एक देखो प्रोनाउंसिएशन वाली बात भी कर लेते हैं हम लोग इनके साथ में। डिफरेंस बिटवीन द प्रोनाउंसिएशन, इनके प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस होते हैं अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में। जैसे द प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर, मैंने क्या बताया था आपको, ब्रिटिश इंग्लिश वाले आर को प्रोनाउंस नहीं करते हैं अगर आर के बाद कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन अमेरिकन के साथ ऐसा नहीं होता। आर के बाद चाहे कॉन्सोनेंट साउंड हो चाहे वोवल साउंड हो, तो वो तो आर को प्रोनाउंस करते हैं। ऐसे देखना आप, ये जो EITHER है, ब्रिटिश वाले इसको आइदर कहते हैं। आजकल उसको ईदर भी बोलने लगे हैं, लेकिन उनका पहला जो उनका प्रायोरिटी है वो आइदर होता है, और नाइदर को वो नाइदर और नीदर। हालांकि पहला जो उनका प्रोनाउंसिएशन है वो नाइदर है, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी नाइदर है, सेकंड प्रायोरिटी नीदर भी बोलने लगे हैं आजकल के यंग जनरेशन के लोग। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश बोलते ही नहीं है, बट जो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, जो ओल्ड इंग्लिश थी उनकी, वो इसको आइदर कहते थे और इसको नीदर कहते थे। अमेरिकन्स में उल्टा होता है, ये वाला जो होता है उनका आइदर, ये उनकी सेकंड प्रायोरिटी है, ईदर उनकी पहली प्रायोरिटी है। अमेरिकन्स बोलेंगे ईदर। अभी मान लो कि जो आइदर है ये ब्रिटिश का तो आइदर है और अमेरिकन्स का ईदर है। ऐसे ही ब्रिटिश जो है इंग्लिश में वो बोलते हैं नाइदर और अमेरिकन बोलते हैं नीदर। ऐसे देखना आप, ये जो वर्ड है आपका SCHEDULE, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको बोलेंगे सेजूल। क्या कहेंगे? सेजूल। अगर आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की नॉलेज हो तो आप इसको जस्ट पहचान गए होंगे, वरना तो आप मोबाइल में इस वर्ड को डालना और सुनना, वही सुनना उसकी क्या वो प्रोनाउंस करते हैं, सेजूल। और अमेरिकन बोलेंगे इसको स्केजूल। स्केजूल, ब्रिटिश बोलेंगे सेजूल, अमेरिकन बोलेंगे स्केजूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आ गया, ब्रिटिश इंग्लिश अलग है और अमेरिकन इंग्लिश अलग है। तो ये पहला पॉइंट हो गया रीजनल वैरायटी। हम रीजनल वैरायटी के अकॉर्डिंग भी इनको समझा सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, सोशल एंड एजुकेशनल स्टेटस, मैं बता रहा था आपको कि जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, जो अच्छे पब्लिक स्कूल से पढ़े होते हैं, उनका ना इंग्लिश अलग मिलेगी, उनके ऊपर डायलेक्ट का ज़्यादा प्रभाव मिलेगा नहीं आपको। वो स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड ग्रामर, स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन, स्टैंडर्ड वोकैबुलरी। उनको ना उनकी स्टैंडर्ड लोगों का, मतलब जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, जो जेंट्री है, उनकी लैंग्वेज से उनके रीजन का पता नहीं चलता। लेकिन जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, जो पुअर क्लास के लोग हैं, जो पीजेंट्री हैं, उनके इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर वो गलत यूज़ करेंगे, नॉन स्टैंडर्ड ग्रामर यूज़ करेंगे, प्रोनाउंसिएशन उनके इतने अच्छे नहीं होंगे, वोकैबुलरी का सही यूज़ नहीं करेंगे। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यार ये लोग लो स्टैंडर्ड के हैं, लो सोशल क्लास के हैं। तो यही बात कहना चाह रहे हैं। देखो आप, सोशल और एजुकेशनल स्टेटस की अगर हम बात करें, विद इन ईच ऑफ द डायलेक्ट एरियाज देर इज कंसिडरेबल वेरिएशन इन स्पीच अकॉर्डिंग टू एजुकेशन एंड सोशल स्टैंडिंग। पढ़े लिखे लोगों का एजुकेशन से और उसका सोशल स्टैंडिंग से आपका लैंग्वेज की वैरायटी में फ़र्क आ जाता है। इन ब्रिटेन देर इज़ अ वेरी नोटिसेबल रिलेशनशिप बिटवीन सोशल स्ट्राटिफिकेशन, आपका सोशल लेवल क्या है, स्ट्राट मतलब आपका लेवल क्या है, सामाजिक लेवल क्या है, एंड द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड स्पीच। इन दोनों में रिलेशन होता है।
आपके लेवल के हिसाब से, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के हिसाब से आप स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। द हायर यू आर अप, जितना ऊंचाई पे आप होंगे सोशल स्टैंडर्ड में, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में, जितना ज़्यादा आप हायर होंगे द सोशल स्केल में, द लेस लाइकली यू आर टू नॉन स्टैंडर्ड, उतना ही कम आप नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ करेंगे। और रीजनली आइडेंटिफिएबल स्पीच, आपका ना रीजनली आइडेंटिफिएबल नहीं हो पाएगा। जो बहुत स्टैंडर्ड लोग होते हैं, हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं सोसाइटी में, जिनको ऊपर के जो लोग होते हैं, उनकी लैंग्वेज से आपको पता नहीं लगेगा कि किस रीजन के हैं, उनमें टच आएगा ही नहीं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो उनका आपको पता नहीं चलेगा। दिस मीन्स दैट इट इज़ नॉट यूजुअली पॉसिबल to identify the regional background of, for example, an upper middle class speaker educated at a public school। कोई एक अपर मिडिल क्लास का बंदा अगर किसी अच्छी रेपुटेटेड एजुकेटेड स्कूल में, पब्लिक स्कूल में एजुकेट हुआ है, अच्छे स्कूल में पढ़ा है अगर वो, तो उसकी लैंग्वेज से आप पता नहीं कर पाओगे किस रीजन का है वो, उसका एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी। यानी कि सोशल क्लास का अगर आप अप हैं तो आपकी लैंग्वेज स्टैंडर्ड होगी, अगर सोशल क्लास में आप लो हैं तो आपकी नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी। यह आपका लैंग्वेज का पता लग जाएगा आपके सोशल और एजुकेशनल स्टेटस से। गॉट इट? ओके, आगे देखिए आप। फॉर एग्जाम्पल, डन एज द पास्ट टेंस ऑफ सेकेंड फॉर्म। हालांकि डन आपको पढ़ा होगा कि डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है, थर्ड फॉर्म डन होता है, लेकिन जो लो स्टैंडर्ड वर्किंग क्लास के लोग होंगे ना, पीजेंट्री लोग होंगे, जो ग्रामर पे इतना ध्यान नहीं देते, वो देखना थर्ड फॉर्म के लिए भी, पास्ट पार्टिसिपल के लिए भी वो डन यूज़ करेंगे, और सेकंड फॉर्म के लिए देखना वो डन यूज़ कर लेंगे डिड की बजाय। फॉर एग्जांपल, डन एज द पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म ऑफ डू इज फाउंड इन बोथ लिवरपूल, जो इलाका है, जो लंदन है, उसके जो वर्किंग क्लास के जो स्पीकर्स हैं, मजदूर लोग जो हैं, वो ना आपको डू की सेकंड फॉर्म डन यूज़ करते हुए सुनाई देंगे। तो आप पता लग जाएगा कि भाई ये वर्किंग क्लास के लोग हैं, लिवरपूल या लंदन के। दे यूज़ हु डन इट, वो क्या यूज़ करेंगे, ये काम किसने किया, हु डन इट, बजाय इसके हु डिड इट, इन प्लेस ऑफ इन हु डिड इट, इसकी बजाय क्या यूज़ करेंगे, वो हु डिड इट यूज़ करेंगे। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो ये एक फ़र्क होता है। ओके, आगे देखते हैं। देयर इज एन इम्पोर्टेंट पोलरिटी, ध्रुवीकरण हो रहा है, बहुत ज़्यादा पोलरिटी हो रही है, ऑफ अनएजुकेटेड एंड एजुकेटेड स्पीच इन विच द फॉर्मर कैन बी आइडेंटिफाइड विद द रीजनल डायलेक्ट। ये जो फॉर्मर मतलब जो अनएजुकेटेड है, तो लोग ये हो गए, एक हो गए एजुकेटेड। इन अनएजुकेटेड को आप इनके रीजनल डायलेक्ट से पहचान सकते हो, क्योंकि जो अनएजुकेटेड लोग होंगे ना, उनकी लैंग्वेज में आपको रीजनल पुट दिखाई देगा, वो तो आएगा ही आएगा, इनके रीजनल डायलेक्ट आ जाएगा मोस्ट कंप्लीटली। एंड लेटर मूव्स, और जो दूसरे वाले होते हैं ना एजुकेटेड लोग, लेटर बाद वाले, फॉर्मर पहले वाले, मूव्स अवे फ्रॉम डायलेक्टिकल यूजेस, ये अपने डायलेक्टिकल यूज से दूर हो जाते हैं धीरे धीरे अपनी पढ़ाई की वजह से, स्टैंडर्ड की वजह से, टू अ फॉर्म ऑफ इंग्लिश, ये ऐसी इंग्लिश बोलते हैं दैट कट्स अक्रॉस डायलेक्टिकल बाउंड्रीज, जो डायलेक्टल बाउंड्रीज को कट कर देता है। आपको इनकी लैंग्वेज से पता ही नहीं चलेगा कि किस एरिया से बिलोंग करते हैं। ओके गाइज, तो दो फर्क है, अनएजुकेटेड और एजुकेटेड। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो अनएजुकेटेड इंग्लिश कैसे गलत होती है, किस तरह से वो लोग यूज़ करते हैं। देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने। आई डोंट वॉन्ट नो केक, अनएजुकेटेड इंग्लिश ऐसे यूज़ करेंगी। डोंट नेगेटिव है, और देखो एक नोट और आ गया, आई डोंट वॉन्ट एनी केक होना चाहिए था। अगर कोई एजुकेटेड होता तो यहाँ क्या यूज़ करता, वो एनी केक यूज़ करता, या वैसे करता आई वॉन्ट नो केक, डोंट नहीं लगाता। दो बार नोट आ गया, ऐसी इंग्लिश तो अनएजुकेटेड लोग ही कर सकते हैं। जैसे आई डोंट वॉन्ट नथिंग, नथिंग नहीं एनीथिंग होना चाहिए था, या होता आई वॉन्ट नथिंग, फिर यहाँ नोट नहीं लगाते आप, तो दो नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं, ये अनएजुकेटेड इंग्लिश है। ही वर देयर, देखो ही के साथ तो वॉज आना चाहिए था, अगर एजुकेटेड होते, ग्रामर की नॉलेज होती, बट अनएजुकेटेड लोग ऐसी इंग्लिश यूज़ कर लेते हैं। आई एम बिजी होना चाहिए था, आई इज़ बिजी आ रहा है, अनएजुकेटेड इंग्लिश है।
तो ग्रामर से, वर्ड यूज़ करने से आपको पता लग जाएगा कि एजुकेटेड इंग्लिश है कि अनएजुकेटेड। तो पता चलता है एजुकेशन से, बिल्कुल पता लगता है। शी डोंट लाइक मी, वो मुझे पसंद नहीं करती। शी के साथ डोंट यूज़ कर रहे हैं, देखो आप, शी के साथ तो डजंट यूज़ होना चाहिए था ना, शी डजंट लाइक मी। तो अनएजुकेटेड इंग्लिश इस तरह से गलतियां करेगी, वो ग्रामर को सही यूज़ नहीं करेगी, वोकैब को सही यूज़ नहीं करेगी, प्रोनाउंसिएशन सही यूज़ नहीं करेगी। ओके गाइज, तो ऐसे पता लग जाता है आपके उसके किस एरिया से बिलोंग करते हैं, उससे पता लगता है वो अमेरिकन है, ब्रिटिश है, वो लंकाशायर के हैं, वो यॉर्कशायर के हैं, वो लंदन के हैं। और दूसरा पता लगेगा उनके सोशल स्टेटस से, सोशल क्लास से, और उनकी एजुकेशन से। और थर्ड देखते हैं इसके अंदर हम लोग, इसी में बात कर रहे थे। देखो एक और, ये द इंग्लिश ऑफ अनएजुकेटेड पीपल इज ऑल्सो नोन एज नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश। तो अनएजुकेटेड लोगों की इंग्लिश है ना, अनएजुकेटेड लोगों की इंग्लिश, उसे हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश। क्या कहते हैं उसको हम लोग? नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश। एंड द इंग्लिश ऑफ एजुकेटेड पीपल इसको हम स्टैंडर्ड इंग्लिश कहते हैं। एजुकेटेड पीपल की इंग्लिश को स्टैंडर्ड इंग्लिश कहा जाता है, अनएजुकेटेड पीपल की इंग्लिश को नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश कहा जाता है। स्टैंडर्ड इंग्लिश का क्वीन इंग्लिश भी कहते हैं, बीबीसी इंग्लिश भी कहते हैं, इसको स्टैंडर्ड इंग्लिश भी कहते हैं, पढ़े लिखे लोगों की इंग्लिश होती है। स्टैंडर्ड इंग्लिश वाज अल्टीमेटली बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ एजुकेटेड पीपल, जो एजुकेटेड पीपल यूज़ करते हैं वो इंग्लिश होती है। लिविंग इन साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं कह रहा था कि जो इंग्लैंड का जो साउथर्न पार्ट है ना, वहाँ एक्चुअली क्या बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, और वो अमीर लोग हैं, राजा महाराजाओं के घर हैं उधर। तो उन लोगों का ना इंग्लिश का एक अलग लेवल है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इंग्लिश को जो स्टैंडर्ड रूप माना गया है वो इसी साउथ ईस्ट इंग्लैंड की इंग्लिश को माना गया है। यहीं के प्रोनाउंसिएशन, यहीं के वोकैब को स्टैंडर्ड माना गया है। IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट यहीं से रिसीव किए गए, इसलिए इसको रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन भी कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इस बात को। देखिए, वेदर द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट, चाहे गवर्नमेंट के जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसी एरिया में सिचुएटेड हैं, और एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट, वो जो है एजुकेशन के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो यहीं पर स्थापित हुए हैं। इट इज़ समटाइम्स नॉन एज BBC इंग्लिश, इसको BBC इंग्लिश भी कहते हैं, और इसको क्वींस इंग्लिश भी कहते हैं, वहाँ के राजा महाराजाओं की इंग्लिश भी कहते हैं। और BBC लंदन में जो न्यूज़ आती है, जो इंग्लिश बोलते हैं, उसको BBC इंग्लिश को भी यहीं से ही एक्सेप्ट किया गया है। स्टैंडर्ड इंग्लिश गेन प्रेस्टीज फॉर सोशल रीजंस। वर्ल्ड में स्टैंडर्ड इंग्लिश का समाज में प्रेस्टीज देखा जाता है, इसको बोले एक अच्छी नज़र से देखा जाता है, सम्मान की नज़र से, प्रतिष्ठा की नज़र से देखा जाता है, फॉर सोशल रीजंस। जो समाज में जो हाई क्लास के लोग होते हैं वो इस इंग्लिश को बोलते हैं, ठीक है ना, वो इस एटिकेट्स को अपनाते हैं। तो ये हो गया। अब इसी में देखो, जो ये साउथ ईस्ट की जो इंग्लिश है इंग्लैंड की, उसको हम लोग RP भी कहते हैं। देखिए आप, RP रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, जो वर्ल्ड में जो IPA इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने जो प्रोनाउंसिएशन रिसीव किए हैं वो यहीं से किए हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन विच इज़ वेल एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। इट इज़ कंसिडर्ड स्टैंडर्ड इन ब्रिटेन। कहाँ का है ये? साउथ ईस्ट इंग्लैंड। साउथ ईस्ट इंग्लैंड की जो इंग्लिश है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आसपास के जो एरिया की जो इंग्लिश है, उसे ही आप लोग RP कहते हैं, वहीं से स्वीकार किए गए हैं। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। एक्सेप्ट क्या है? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है दोस्तों, तो दो रीज़न हो गए हमारे पास। अब देखो, यूज़र सेक्स और जेंडर। यूज़र के सेक्स या जेंडर से भी आप पता लगा सकते हैं कि साहब ये डिस्कोर्स कर सकते हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं डिस्कोर्स को, क्रिटिकल एप्रिसिएशन कर सकते हैं कि मेल की लैंग्वेज है कि फीमेल की। मैं बता रहा था कि जो फीमेल होती हैं जनरली वो ओवर स्टेटमेंट करती हैं, हाइपरबली का यूज़ करती हैं, बातों को बढ़ा चढ़ा करके यूज़ करती हैं, एग्जैगरेशन का यूज़ करती हैं। जो मेल होते हैं वो अंडर स्टेटमेंट, जो बात है ना उसको थोड़ा कम बता के चलते हैं, ये आपने देखा होगा। इसके अलावा फीमेल जो होती हैं थोड़ी सी वो क्लास कॉन्शियस होती हैं, तो वो एक अलग टाइप की प्रोनाउंसिएशन, अच्छे प्रोनाउंसिएशन करेंगी, अच्छी वोकैब स्टाइल थोड़ा दिखाएंगी। मेल्स में ऐसा नहीं होता, वो टैबू वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, वो गलत लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी कर सकते हैं। फीमेल जनरली अवेयर रहती हैं इस मामले में। तो देखो, ये बात करने वाले हैं डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज बिहेवियर बिटवीन मेल एंड फीमेल। जेंडर मतलब मेल और फीमेल के हिसाब से।
हैव बीन अ फोकस ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट इन रिसेंट ईयर्स। अब वुमेन्स प्रोनाउंसिएशन, जो किसी महिला के जो प्रोनाउंसिएशन देखेंगे ना आप, इज जनरली बेटर देन अ मैन। वो एक तो आदमी से ज़्यादा अच्छे मिलेंगे आपको, बेटर देन अ मैन, आदमी से अच्छे मिलेंगे। द रीज़न बिहाइंड इट दैट लेडीज आर मोर क्लास कॉन्शसनेस, वो ना ज़्यादा क्लास कॉन्शसनेस होती हैं देन मैन। एक बात, वुमेन्स लैंग्वेज इज जनरली मार्क्ड बाय ओवर स्टेटमेंट। एक बात और होती है वुमेन की लैंग्वेज की, ये हमें ना क्रिटिकल एप्रिसिएशन करने में काम आएगा कि प्रोज में देख के आप पता लगा लो कि मेल की लैंग्वेज है, फीमेल की है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, इंग्लैंड के हैं, अमेरिका के हैं, ओल्ड एज के हैं, यंग एज के हैं। ये सब आपको एनालिसिस करना है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना है। जो वीमेन होंगी वो जनरली क्या करेंगी, ओवर स्टेटमेंट का यूज़ करेंगी, एग्जैगरेशन का यूज़ करेंगी, बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलेंगी, अतिशोक्ति का यूज़ करेंगी, हाइपरबली का यूज़ करेंगी। वेयरएज जबकि मैन्स लैंग्वेज इज मार्क्ड बाय अंडर स्टेटमेंट। मैन क्या करते हैं जनरली, अंडर स्टेटमेंट, बात को थोड़ा और कम करके ही बोलते हैं वो तो, ठीक है ना, ये बातें होती हैं। और देखिए आप, जैसे एग्जाम्पल, एक कोई स्टेटमेंट है, द पार्टी वॉज गुड, पार्टी बहुत बढ़िया थी, ये एक स्टेटमेंट है। अब देखना इसको फीमेल कैसे बोलेगी और इसको मेल कैसे बोलेंगे, देखना आप। पार्टी बहुत अच्छी थी, फीमेल क्या बोलेगी, द पार्टी वॉज एब्सोल्यूटली फैबुलस, शानदार थी, एब्सोल्यूटली फैबुलस, बढ़ा चढ़ाकर, ठीक थी, ऐसे नहीं बोलेंगे, एब्सोल्यूटली फैबुलस। जबकि मेल कैसे बोलेगा, द पार्टी वॉज नॉट टू बैड, हाँ कोई ज़्यादा बुरी नहीं थी, ठीक थी। उस बात को बल्कि उसने अंडर कर दिया, अंडर स्टेटमेंट कर दिया उसको। ये मेल की खास बात होती है, ये फीमेल की खास बात होती है। तो इसे पता लग जाएगा कि मेल है स्पीकर या फीमेल है। आप डिस्कोर्स एनालिसिस कर सकते हो, आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन कर सकते हो। ये लोग ना टू नेगेटिव यूज़ करते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए, मेल जो होता है। ऐसे ना मेल क्या बोलेगा, इट वॉज नो मीन अचीवमेंट, कोई ऐसा बुरा अचीवमेंट भी नहीं था, ठीक ठाक उपलब्धि थी, कोई बुरी उपलब्धि भी नहीं थी। लेकिन फीमेल क्या कहेगी, इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, शानदार उपलब्धि थी। तो ये अंडरस्टेटमेंट करते हैं मेल, और ये क्या करती हैं फीमेल, तो मेल तो अंडरस्टेटमेंट करते हैं जबकि फीमेल ओवर स्टेटमेंट करती हैं, ठीक है ना। तो ये मेल और फीमेल की लैंग्वेज में भी डिफरेंसेस होता है। और देखो आप, फीमेल स्पीकर शो अ टेंडेंसी टू यूज मोर प्रेस्टीज प्रोनाउंसिएशन। थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ये अच्छे प्रोनाउंसिएशन को यूज़ करती हैं, प्रेस्टीज। मेल ऐसा नहीं करते, वो चीज़ों को खा जाते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, जल्दी बोल देते हैं देन मैन। फॉर एग्जाम्पल, मैन टेंड टू यूज़ मोर प्रोनाउंसिएशन ऑफ आई एन जी। जैसे आई एन जी लग रहा है किसी में, देखो ये आई के साथ ऐसे लिखा है हमने ना, मतलब पहले कोई वर्ड होगा और आई एन जी को ना आप उसमें सफिक्स की तरह यूज़ करेंगे। तो जब किसी शब्द में आई एन जी लास्ट में जुड़ा हुआ हो सफिक्स के रूप में, तो मेल की एक टेंडेंसी होती है, मेल लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि वो आई एन जी को ना इंग ना बोल करके, इंग ना बोल करके, मतलब इसको ऐसे बोलना चाहिए, ये वाला प्रोनाउंसिएशन को यूज़ करना चाहिए, इंग इंग इंग। इंग की जगह वो इन यूज़ कर लेते हैं। आई एन जी जो है उसको इन की तरह यूज़ करते हैं, होना ऐसे चाहिए और उसको कर लेते हैं वो ऐसे, इन, जबकि होना चाहिए था वो इंग इंग, ठीक है। जैसे गेट इन बोल देंगे, फ्लिप इन बोल देंगे, बोलना चाहिए था गेटिंग, फ्लिपिंग, अंग 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 का साउंड आना चाहिए था, लेकिन मेल इन पे ध्यान नहीं देते। वेयरएज जबकि विमेन आर मोर इंक्लाइंड टू यूज द स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन, औरतें इस बात पे जोर देती हैं कि भाई स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन को यूज़, जो सही है वो यूज़ किया जाए, वो क्लास कॉन्शसनेस से में बिलीव करती हैं। मेल शो ए स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू यूज़ नॉन स्टैंडर्ड ग्रामर। एक मेल ना नॉन स्टैंडर्ड ग्रामर यूज़ करते, देखना आप लोग, अच्छी ग्रामर यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आई एंट, एंट मतलब होता है एम नॉट, इज़ नॉट, आर नॉट, हैव नॉट, हैज़ नॉट। इन सब के लिए एक ही कॉमन वर्ड बना रखा है इंग्लिश लोगों ने, एंट। जैसे अब यहाँ आई एंट डन नथिंग, आई एंट मतलब हैव नॉट यूज़ होगा इसका। अब देखो हैव नॉट आ गया, एंट मतलब हैव नॉट, एम नॉट, कुछ भी हो सकता है, और ये नेगेटिव था और नथिंग और यूज़ कर लिया यहाँ पे। एक ही सेंटेंस में दो नेगेटिव, एक ही सेंटेंस में दो नेगेटिव,
तो ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आई डिडेंट वॉन्ट नो ट्रबल, ऐसे इंग्लिश मेल बोल सकते हैं, फीमेल जनरली इसमें अवेयर रहती हैं, वैसी गलतियां अक्सर नहीं करती हैं। तो ये है ना, सेक्स जेंडर का एक अंतर है कि मेल गलतियां ग्रामर कर रहे हैं, फीमेल नहीं करती हैं। मेल ओवर स्टेटमेंट नहीं करते, वो अंडर स्टेटमेंट करते हैं, फीमेल ओवर स्टेटमेंट करती हैं। प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखते हैं मेल फीमेल, और मेल प्रोनाउंसिएशन का ध्यान, मेल जो होते हैं वो प्रोनाउंसिएशन ध्यान नहीं रखते हैं, वो ING को भी इंग ना बोल करके वो इन बोल देते हैं, जबकि फीमेल ना वो प्रोनाउंसिएशन का बड़ा ध्यान रखती हैं। और देखिए आप एक बात और देखते हैं इसके अंदर मेल फीमेल में, मेल्स ऑल्सो शो अ स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू यूज टैबू वर्ड्स। जो वर्ड्स टैबू हैं, जिन पर रोक लगी है सोसाइटी में, जो यूज़ नहीं करने चाहिए, जो बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, उनको यूज़ करने की आदत होती है। वो र्यूड एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, गलत शब्दों का, गलत सेंटेंसेस का यूज़ कर लेते हैं जो मेल होते हैं। जैसे अनदर डिफरेंस इज, ये हो गया, अनदर डिफरेंस इज टेंडेंसी अमंग मेल्स टू यूज लेस पोलाइट लैंग्वेज। ये ज़्यादा ना पोलाइट लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, थोड़ी कम पोलाइट लैंग्वेज करते हैं कंपैरिजन टू फीमेल। मेल जो होते हैं वो लेस पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, थोड़ा कम पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और जैसे प्लेन इंपरेटिव फॉर्म्स, सीधा डायरेक्ट बोलते हैं, गो, गेट आउट, प्लीज़ गेट आउट नहीं बोलेंगे, गेट आउट। तो ये प्लेन इंपरेटिव फॉर्म्स यूज़ करते हैं, इंपरेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे मेल बोलेगा सिट डाउन, फीमेल होती क्या बोलती, लेट्स सिट डाउन, चलो बैठ जाते हैं, तो ना थोड़ा पोलाइटली बोलेगी लेट्स सिट डाउन। और बोलेगी वुड यू लाइक टू सिट डाउन, क्या आप प्लीज़ बैठना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू सिट डाउन। तो ये वुड जो होता है आपने पढ़ा होगा, ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मॉडल यूज़ होता है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट वाले वर्ड यूज़ करेंगी कौन, फीमेल, पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये डिफरेंसेस हैं मेल में और फीमेल में जेंडर के हिसाब से। अब बात करते हैं एज के हिसाब से, देखते हैं हम लोग यूजर्स एज। इसकी अगर हम बात करें, द इफेक्ट ऑफ एज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज वेरिएशन, ये भी फर्क पड़ता है, यंग एज क्यों कि ओल्ड एज क्यों। इंग्लैंड में खासकर जो ओल्डर स्पीकर होंगे वो कैसे बोलेंगे, हैव यू एनी मनी ऑन यू, क्या आपके पास कोई पैसा है। वो हैव हेल्पिंग वर्ब, कोई मेन वर्ब हेल्पिंग दोनों ग्रुप में यूज कर लेते हैं, हैव यू एनी मनी ऑन यू। पुराने इंग्लिश वाले से बात करते हैं, ट्रेडिशनल ब्रिटिश इंग्लिश ऐसा ही कहती है। लेकिन जो यंगर स्पीकर है, जो नई जनरेशन वाले स्पीकर हैं, वो क्या बोलेंगे, हैव यू एनी मनी नहीं, डू यू हैव एनी मनी ऑन यू। वो इस क्वेश्चन को डू से शुरू करेंगे, जैसा कि अमेरिकन्स भी करते हैं। ये थोड़ा ना आजकल यंगर जो लोग हैं, जनरेशन वहाँ की इंग्लैंड की, वो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन को, ग्रामर को, स्ट्रक्चर को यूज़ कर रही है। तो यंगर स्पीकर क्या कहेंगे, डू यू हैव एनी मनी ऑन यू, नॉर्मल फॉर अमेरिकन इंग्लिश। ये वैसे अमेरिकन इंग्लिश में नॉर्मल है, बट आजकल यहाँ के ब्रिटिश लोग भी ये सब बोलने लगे हैं। तो अगर वो बोल रहा है हैव यू एनी मनी, समझ जाओ ट्रेडिशनल इंग्लिश है, ओल्ड एज का बंदा बोल रहा है। डू यू हैव एनी मनी ऑन यू, तो समझ जाओ कि वो यंगर इंग्लिश है, यंगर इंग्लिश बोलने वाला बंदा है, यंगर स्पीकर है। अच्छा, नाउ डेज द यंग जनरेशन, जो यंग जनरेशन है ना ऑफ इंग्लैंड, इज फॉलोइंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अमेरिकन एक्सेंट। ये लोग भी आजकल अमेरिकन एक्सेंट को ही फॉलो कर रहे हैं, वहीं के ग्रामर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आई होप ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को। आज हम लोगों ने पढ़ा है डिस्कोर्स एनालिसिस या क्रिटिकल एप्रिसिएशन, और प्रोज का पढ़ रहे हैं। प्रोज में हमने बात की कि दो तरह के तरीक़ों से आप उसको चेक कर सकते हैं, डिस्कोर्स कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। एक तो उसके डायलेक्ट के हिसाब से और एक उसके रजिस्टर के हिसाब से। तो आज वाली क्लास में हमने डायलेक्ट को पढ़ा है। डायलेक्ट में हमने बात की कि किसी भी बंदे की डायलेक्ट को आप चार तरीक़ों से पहचान सकते हैं। एक उसके रीजनल वैरायटी से, किस एरिया से वो आता है। दूसरा हमने बात की उसके सोशल क्लास और उसके एजुकेशन से, कि वो किस स्टैंडर्ड का है सोसाइटी में, कौन सा उसका एजुकेशन है, एजुकेटेड है वो है अनएजुकेटेड है। तीसरा बात हमने की उसके सेक्स या जेंडर से, यूज़र का सेक्स क्या है, लैंग्वेज को यूज़ करने वाले का जेंडर क्या है, तो वो मेल है कि फीमेल है, इसमें हमने डिफरेंस पढ़ा। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा उनके एज के हिसाब से, ओल्ड एज वालों की अलग इंग्लिश होगी, जो यंगर स्पीकर है उनकी इंग्लिश अलग होगी। तो हमने डायलेक्ट के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास के में हम लोग दोस्तों लैंग्वेज के रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे
कि लैंग्वेज का यूज़ कैसे करना है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, रिटर्न, स्पोकन, इस पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। सी यू टुमारो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम गाइज, थैंक यू।